गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग बच्चे। हम लोग कर रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, राइट। एक लेक्चर हमारा लगा था जिसमें मैंने आपको रिवाइज करवाया था और मैंने आपको नोट्स भेजे थे जो कि आपको रिवाइज करने थे, राइट। हाँ जी बच्चे, देखो आगे। कल हमने सिंपल फोर्सेस की थी और लॉस किए थे पहले दो, राइट। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। वैसे मैंने ना आपको क्वेश्चन करवाने थे क्योंकि मैंने आपको नोट्स भेजे थे और वो आपको करने थे। आप लोगों ने नोट्स किए हैं? हाँ जी बच्चे, नोट्स किए हैं आप लोगों ने? हेलो, आप लोगों ने नोट्स पढ़े हैं? मैं कराऊंगा आगे। मैंने ना आज सीधा क्वेश्चंस करवाने थे, लेकिन एक बार मेरे को लगता है थोड़ा सा नोट्स तो चैप्टर। पढ़ लिए थे। नोट्स पढ़ लिए थे तो मैं सीधा क्वेश्चंस करवा दूं? यस सर। ठीक है, मैं थोड़े से फॉर्मुलास लिख के आपको क्वेश्चंस करवा देता हूँ, ठीक है। मेरे को 5-10 मिनट लगेंगे बस। जैसे कि हमने बॉयज लॉ कर लिया था, ठीक है। बॉयज लॉ हमने कर लिया था, उसके सारे कर्व्स कर लिए थे। दैट इज प्रेशर इज इनवर्सिबल टू वॉल्यूम, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद हमने बॉयज लॉ भी, चार्ल्स लॉ भी कर लिया था, विच स्टेट्स वॉल्यूम इज इक्वल टू टेम्परेचर, यानी कि V अपॉन T कांस्टेंट होता है, राइट। इसके बाद गेल-लुसाक्स लॉ आता है, उसमें वो कहता है प्रेशर इज इक्वल टू टेम्परेचर, ठीक है, यानी कि P/T कांस्टेंट। तो ये नॉर्मल गैस लॉज हैं, ये आपको सबको आते होंगे। उसके बाद आता है बच्चे एवोगाड्रो विच स्टेट्स वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल्स, ठीक है। ये सारे लॉज आपको अच्छे से आते हैं। उसके बाद एक आता है डाल्टन लॉ। डाल्टन लॉ कहता है अगर एक वेसल है, ठीक है, जिसमें भी कोई पर्टिकुलर गैस है A और एक वेसल B है, ठीक है, उसमें गैस B है, तो इनका जो इंडिविजुअल प्रेशर होगा ना, PA PB, ठीक है, तो टोटल प्रेशर जो होगा इनका सम हो जाएगा, PA प्लस PB। समझ आया? यस सर। अगर मैं दोनों गैसेस को ऐड कर देता हूँ तो टोटल प्रेशर PT आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू PA प्लस PB। और इसमें रिलेशन होता है मोल फ्रैक्शन वाला, वो मैं सीधा लिख देता हूँ। इसमें रिलेशन ये होता है कि जो PA होता है ना बच्चे, दैट इज इक्वल्स टू P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, ठीक है, ये याद रखना। इसी तरह PB होता है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया डेल्टा लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। उसके बाद एक और लॉ है जो आपने +1 में आपने पता नहीं किया कि नहीं, दैट इज सिक्स्थ लॉ, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये लॉ ना कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फॉर नीट एंड जेई, ठीक है। ये लॉ बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक ना पहले तो आपको मैं एक टर्म्स क्लियर कर दूं, डिफ्यूजन एक टर्म होती है हमारे पास, डिफ्यूजन, और आपके दिमाग में दूसरी टर्म आ रही होगी ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस नहीं बोल रहा मैं, दूसरी टर्म है इफ्यूजन। किसी को पता है डिफ्यूजन और फ्यूजन में क्या फर्क होता है? द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड फ्यूजन दोनों इज, हाँ जी बोलो बोलो। एक सर दूसरे के फ्यूजन एक ऑपोजिट छोटे लग से रहे हैं। पोर से होता है हाँ ऐसे। जी, सही 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 है, सही है। अगर यहाँ पे मान लो प्लेट है, ठीक है, अगर ये मैं प्लेट हटा देता हूँ, एक गैस इधर है एक गैस इधर है, तो वो इंटरमिक्स हो जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे प्लेट नहीं हटाता, मैं यहाँ पे होल कर देता हूँ, ठीक है, तो अगर होल के थ्रू गैसेस इंटरचेंज हो रही हैं तो उसे बोलते हैं इफ्यूजन। तो इफ्यूजन और डिफ्यूजन के लॉज सेम रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बताया है फ्यूजन टर्म, ताकि अगर आपको आता है
तो पता होना चाहिए कि लॉस जो है वो सेम रहने वाले हैं। ठीक है, अब हम टॉपिक करेंगे, इसके लॉस करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ये लो कहता कि जो रेट ऑफ गैस डिफ्यूज होता है ना, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डेंसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड ऑल्सो रेट इज प्रोपोर्शनल टू, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मोलर मास। जितना ज्यादा मोलर मास उतनी ही कम कम होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन। बात समझ आई बच्चे? यस। ठीक है, तो यस सर। अब मेरे पास दो गैसेस है, मान लो ए एंड बी। लेट अस सपोज आई हैव टू गैसेस ए एंड बी। ठीक है, तो रेट ऑफ ए का रेट आ गया, बी का आ गया, इनकी रेशियो क्या आएगी? इक्वल्स टू एम बी ओवर एम ए। बात समझ आई? कोई भी बुक उठा लेना, आपको बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे इस पे। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा कैसे आया? सबको समझ आ गया? यस। हाँ जी सर। ठीक है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है, कांस्टेंट आएगा, कट जाएगा। ठीक है, गुड। अब इसका एक लॉ और, मतलब कि इस डेफिनेशन एक तरह की और, रेट ऑफ डिफ्यूजन को मैं कैसे और कैसे डिफाइन करता हूं, कर सकता हूं? वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड अपॉन, अपॉन में क्या आएगा? एनीवन। सर टाइम टेकन शाबाश फॉर डिफ्यूजन। शाबाश शाबाश। तो रेट आ गया v बाई टी। ठीक है, तो ये कुछ लॉज हैं जो आपको याद रखने हैं, आपने लिख लिए होंगे, मैं आगे चलता हूँ। और पीवी इक्वल टू एनआरटी तो आप सबको पता ही है। ठीक है, और आर की कौन सी वैल्यू कब लेनी है मैं दोबारा बता देता हूँ। मैं आपको ना ड्राइव करा देता हूँ आज। ठीक है, आखिरी बार करा रहा हूँ ड्राइव। ठीक है, जरूरत नहीं थी, फिर भी एक बार कराता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। बहुत जगह यूज होना इसलिए, है ना। तो यहां से ना देखो, एक मोल गैस, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, टेम्परेचर आप चेंज नहीं कर सकते एसटीपी पे, प्रेशर आप चेंज नहीं कर सकते, यूनिट्स नहीं चेंज कर सकते, यूनिट चेंज कर सकते हो, वैसे नहीं चेंज कर सकते। एक मोल गैस इतने टेम्परेचर पे प्रेशर होता है उसका 1 एटमॉस्फेयर, और अगर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा बच्चे, तो इट विल ऑक्यूपाई वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर्स। ठीक है, राइट। तो हमारे पास क्या है, आर क्या आ गया यहाँ से, आर इक्वल्स टू पीवी बाई एन टी। ठीक है, यहाँ पे आप सबकी वैल्यूज पुट कर दो। प्रेशर कितना, 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम कितना, 22.4 लीटर, मोल्स 1, टाइम सॉरी टेम्परेचर 273। इसको जब डिवाइड करोगे, किसी को आंसर पता है इसका? तो आपको मैंने ये ड्राइव करा दिया। अब इसका फायदा बहुत है, ये जो आपने ड्राइव किया है ना, इसका बहुत फायदा होने वाला है आपको, क्योंकि इस सिंगल रिलेशन के साथ आप सारे रिलेशन ड्राइव कर सकते हो, आर के कोई भी। ठीक है, आपको सिर्फ ये वैल्यू दिमाग में रखनी, यू जस्ट हैव टू रिमाइंड दिस वैल्यू ओनली। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ, इसको मैं रब कर रहा हूँ। तो आर की वैल्यू आई मेरे पास 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये दो चीजें तो चेंज नहीं होनी। ठीक है, अब मान लो मैं प्रेशर का यूनिट चेंज करना चाहता हूँ, और मैं प्रेशर का यूनिट ले रहा हूँ बार। तो किसी को पता है एक एटमॉस्फेयर में कितने बार होते हैं? एनीवन?
इतने, तो सिर्फ एटमॉस्फेयर की वैल्यू चेंज कर दो, तो आर क्या आ गया, आर इक्वल्स टू 0.0821 बार 1.01325। ये वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी, मैं बताता हूँ कैसे आएगी। ये नंबर जब इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, है ना, और ये बड़ी होके जो नंबर आता है वो आपको पता होगा 314। ठीक है, यूनिट चेंज हो चुके हैं, बार, लीटर, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। ठीक है, अब बार को चेंज करते हैं एसआई यूनिट्स में। 1 बार इक्वल्स टू 10⁵ पास, ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं, एनीवन? हाउ मेनी मीटर क्यूब्स आर देयर इन 1 लीटर? हरी अप। 1 sir. 10⁻³ 1000. हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 0.08314, हाल देख लो अपने। 10⁵ पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लीटर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। तो यहां से 10⁻² बचा और ये कट गया और न्यूटन मीटर आ गया जूल। मेरे को नहीं लगता आपको और कुछ समझने की जरूरत है। ठीक है, सारी वैल्यूज कैसे आई सब क्लियर है। चलूं आगे? यस सर। ओके, तो आर की वैल्यूज क्लियर है, काफी कुछ क्लियर है, ग्राम स्लो हमारा हो गया। ठीक है, इसके बाद आती है किनेटिक गैस इक्वेशन। पीवी इक्वल टू 1/3 mn u बार स्क्वायर, वेयर u बार इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, और बच्चे यहाँ पे n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्लियर, m है मास, राइट। n एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। और इसके बाद हमारे पास किनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम यू बार स्क्वायर, यू आर बार मीन्स रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ये ठीक है, ये -2 नहीं है, ठीक है, बाहर है। आगे किनेटिक एनर्जी फॉर n पार्टिकल्स, दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ mn u बार स्क्वायर। ठीक है, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से डिवाइड कर लो। थ्री से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड किया, 2 ऊपर था मैंने नीचे लिख दिया, नीचे था ऊपर लिख दिया। 3 2 इंटू 3, ठीक है, एम एन यू बार स्क्वायर, ये क्या बन गया, दिस इज इक्वल्स टू पीवी, नेट एनर्जी आ गई 3/2 पीवी, एंड फॉर 1 मोल वी नो पीवी इक्वल्स टू, हाँ जी, फॉर 1 मोल पीवी इक्वल्स टू, यस, RT. RT। ओके, तो ये जो एनर्जी आई है दिस इज फॉर 1 मोल, ठीक है, एंड यू कैन क्लियरली सी दिस होल टर्म इज कांस्टेंट। तो किनेटिक एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल क्या आएगी, 1 मॉलिक्यूल या 1 एटम, बता सकता है कोई? डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो, और ये क्या बन गया, व्हाट इज दिस, दिस इज योर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन, ये रिलेशन डायरेक्ट यूज होगा, यू विल सी। अब यहां से क्लियर है कि किनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बिकॉज
this whole term is constant, right? Kb is known as Boltzmann constant. Clear? चलो, kinetic acid equation is over. उसके बाद आती है, उसके बाद आता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. Maxwell Boltzmann curve of molecular speeds. Very interesting curve. ये कर्व था n/n0 के बीच में, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स में. इन्होंने देखा कि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा है, कुछ ऐसे हैं जिनकी स्पीड बहुत कम है. तो एक ग्राफ प्लॉट किया गया ऐसे, ठीक है. यहाँ पे आया स्पीड. तो बहुत, यहाँ पे मैं रेड मार्कर से शो कर रहा हूँ, बहुत कम मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनकी स्पीड बहुत कम है, और बहुत कम मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा है. अब देख सकते हो इस पॉइंट पे स्पीड बहुत ज्यादा है और फ्रैक्शन बहुत कम है. यहाँ भी फ्रैक्शन कम है, यहाँ भी फ्रैक्शन कम है, ठीक है. तो इसमें जो ग्राफ में इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है, यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या है बताओ. इस पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, कोई बच्चा बता सकता है? व्हाट हाईएस्ट पॉइंट हमें क्या बता रहा है? एनीवन? सर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. हाँ, हाईएस्ट पॉइंट बताता है यू मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है. उसके बाद आती है इधर यू एवरेज, फिर आती है यू आरएमएस, ठीक है. मैं ग्राफ रब कर रहा हूं, ठीक है. बना लो फटाफट, बना लो. सर हाँ जी, हाँ जी. सर ये डिफरेंट स्पीड क्यों शो करते हैं? कैसे? ये मेरी बात सुनो. मोस्ट प्रोबेबल स्पीड तो एक वो है कि जहां पे फ्रैक्शन मैक्सिमम होती है, जिस पॉइंट पे मैक्सिमम फ्रैक्शन हो उसको एक नाम दिया गया है मोस्ट प्रोबेबल का. और एवरेज स्पीड सबकी एवरेज है, और ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड है बस, जो कि सबसे ज्यादा होती है. तो अलग अलग स्पीड शो करते हैं ना, इसलिए 3 तरह की स्पीड स्टडी करनी पड़ती है. नहीं सर, ये पूछना था वो शो डिफरेंट स्पीड्स क्यों करते हैं? शो क्यों करते हैं? डिफरेंट स्पीड्स क्यों शो करते हैं सर? ऐसे जैसे ये पूछ रहे हो? हाँ जी सर. शो क्यों करते हैं मतलब ग्राफ पे क्यों बनाया? नहीं सर, ये डिफरेंट स्पीड्स क्यों शो करते हैं, मतलब इनकी स्पीड मतलब एक डिफरेंट स्पीड सब. है क्यों? हाँ हाँ हाँ, वही तो मैं बता रहा था कि सबकी स्पीड सेम नहीं है ना. तो सबकी स्पीड से सेम नहीं है, तो उसके लिए हमने एक, यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिला जहां पे फ्रैक्शन मैक्सिमम होती है, तो उसको हमने नाम दे दिया यू मोस्ट प्रोबेबल. बात समझ आ रही मेरी? यस सर. तो एक पॉइंट हमारे पास ऐसा होता है जहां पे मैक्सिमम फ्रैक्शन होती है मॉलिक्यूल्स की, है ना, जिसको हम नाम दे देते हैं यू मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है. वो ही हाईएस्ट पॉइंट. उसके बाद इन सभी स्पीड्स की जो एवरेज लेंगे वो यहाँ पे होती है. और फिर ये वाली जो वैल्यू है बच्चे, ये एक्सपेरिमेंट से होती है. मतलब कि जो किनेटिक एनर्जी जैसे हम निकालते हैं तो उसमें ये वैल्यू आपको पुट करनी है, यू आरएमएस. अब देखो इसके फॉर्मूला देखो. मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, उसके बाद एवरेज स्पीड, उसके बाद आरएमएस स्पीड. जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है उसका फॉर्मूला होता है 2 RT/m. और इसका आरएमएस का होता है 3 RT/m. ठीक है. और यू एवरेज का 2 और 3 के बीच में, यानी कि 8/पाई, 8/पाई RT/m. तो इसको ऐसे ही याद रखना है आपको, ठीक है.
तो सबसे ज्यादा स्पीड आपके सामने देख लो, सबसे ज्यादा स्पीड आरएमएस होती है, हमने ग्राफ से भी देखा। फिर आ जाएगी एवरेज, और फिर आ जाएगी यू मोस्ट प्रोबेबल। ये ऑर्डर डायरेक्ट पेपर में भी आया था, ठीक है। चलो इसके बाद आते हैं हम रियल गैस पे। मैंने क्वेश्चंस कराने थे, लेकिन आप लोगों को चैप्टर नहीं आता। हाँ जी देखो, हाँ जी देखो, हमारे पास एक ग्राफ था जो हमने कल बनाया था, पीवी वर्सेस पी का। ऐसे था, पीवी कांस्टेंट है ना, लेकिन फॉर रियल गैसेस पीवी इज नॉट कांस्टेंट, पीवी इज नॉट इक्वल टू एनआरटी। दो लाइनें ऊपर जाती हैं, कौन कौन सी, ये आपको याद रखना है, हाइड्रोजन की और हीलियम की, ठीक है। क्यों जाती हैं, इसका आंसर हमें मिलेगा जब हम रियल गैस इक्वेशन कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चे बाकी सारी की सारी पहले नीचे जाती हैं फिर ऊपर आती हैं। ठीक है, आया समझ। जैसे कि ये मान लो CH4 है, कोई भी गैस हो सकती है। अब ऐसा क्यों हुआ, किनेटिक गैस इक्वेशन में हमारे पास कुछ एजम्पशंस होती हैं। किनेटिक गैस इक्वेशन कहती है कि दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस होती नहीं है, लेकिन वो गलत थी, ठीक है। किनेटिक गैस इक्वेशन की वो फॉल्टी एजम्पशंस है, राइट। तो अब मैं आपको समझाता हूं, फॉर आइडियल गैस पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, फॉर रियल गैस पीवी इज नॉट इक्वल टू एनआरटी, देन व्हाट, पीवी इक्वल्स टू या पीवी बाय एनआरटी equals to Z, where Z is what is Z? सर compressibility। Z is compressibility factor। मैं ग्राफ उठा रहा हूं, ठीक है, आगे चलता हूं। अब देखो हमारे पास आ गया पीवी बाय एनआरटी इक्वल टू Z। Z1 होगा फॉर आइडियल गैस, ठीक है। अब Z नॉट इक्वल टू 1 के दो केस होंगे। अब आप लोग बताओ Z ग्रेटर देन 1 कब होगा, Z लेस देन 1 कब होगा। इसका मतलब क्या है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको। आपको एक असाइनमेंट भेजूंगा मैं, वो कल करके रखना, ठीक है। फिर मैं आपको थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चन कराऊंगा, वो क्वेश्चंस बाकी का कुछ करना। ये बोलो, सर Z greater than 1 हम्म, less compressible means gas। अच्छा, क्यों। चलो अच्छी बात है बच्चे, चैप्टर तो थोड़ा याद है। देखो Z लेस देन 1 का, Z ग्रेटर देन 1 पहले करते हैं। Z ग्रेटर देन 1 कब आएगा, Z ग्रेटर देन 1 आएगा जब PV बड़ा होगा NRT से, है ना। तो PV NRT से बड़ा होगा, तब NRT, है ना, तब क्या होगा, Z ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। क्लियर। दूसरा केस, Z लेस देन 1 कब आएगा, जब PV की वैल्यू NRT से कम होगी, when value of PV is less than NRT। और ऐसा कब होगा, ध्यान से समझना। मान लो हमारे पास एक बीकर है जिसपे मैंने थोड़ा सा प्रेशर लगाया, और थोड़ा सा प्रेशर लगाने पे मॉलिक्यूल जैसे ही पास आए उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग है, ठीक है। तो अट्रैक्टिव फोर्स अगर स्ट्रांग होगी, थोड़ा सा प्रेशर लगाने के वॉल्यूम एकदम से कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो पीवी जो है वो लेस देन 1 आ जाएगा। तो गैस को नीचे होके जाना पड़ेगा,
आया समझ? तो गैस अगर नीचे होके जा रही है बच्चे, इट मींस गैस इज मोर कंप्रेसिबल देन आइडियल बिहेवियर। तो इससे नीचे z लेस देन 1 होता है, ऊपर z ग्रेटर देन 1 होता है, एंड z इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम। याद रखना, सीधा क्वेश्चन आता है ये, ठीक है। चलो जी, तो आपको z लेस देन 1 पता लगा, गैस इज मोर कंप्रेसिबल देन आइडियल बिहेवियर, z ग्रेटर देन 1, z गैस इज लेस कंप्रेसिबल देन आइडियल बिहेवियर। अब हम पढ़ते हैं रियल गैस इक्वेशन की तरफ। इसके आगे के टॉपिक्स रीड कर लेना, क्वेश्चंस कर लेना थोड़े से। रियल गैस इक्वेशन देखो, मेरे पास एक बीकर, यहां पे जो मॉलिक्यूल होगा उसको सारी डायरेक्शन से सेम फोर्स लग रही होगी, तो उस पर नेट फोर्स आ जाएगी 0। लेकिन जो मॉलिक्यूल यहां होगा उस पर सिर्फ इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी। तो जो प्रेशर ऑब्जर्व्ड होता है, मतलब कि इस इक्वेशन में जो प्रेशर होता है, दिस इज ऑब्जर्व्ड प्रेशर, ठीक है, एंड दिस इज लेस देन एक्चुअल प्रेशर। कब? एक्चुअल प्रेशर वो है, मतलब कि आइडियल प्रेशर, ठीक है। तो बच्चे आइडियल प्रेशर वो है जब ये वाला पार्टिकल, मैं रेड मार्क से कर रहा हूं शो, जब ये वाला पार्टिकल वॉल को स्ट्राइक कर रहा हूं विदाउट हैविंग एनी फोर्स, कोई उसको पीछे ना खींच रहा हो। मैं अलग से केस बना देता हूं, आपको समझ आ जाएगा। मान लो यहाँ पे एक और पार्टिकल है जो कि वॉल को स्ट्राइक करने वाला है, और एक पार्टिकल ऊपर था, ये केस 1, ये केस 2, और इसको पीछे से कोई नहीं खींच रहा। तो मेरे को बताओ कौन सा पार्टिकल ज्यादा जोर से स्ट्राइक करेगा, बोलो जी। In which case particle will strike the beaker with a greater speed? Case 1, case 2, जिसको पीछे नहीं पड़ Phase 2. केस 2, केस 2 बिल्कुल सही, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे इसको बोलते हैं पी ऑब्जर्व, दिस इज पी आइडियल। ये बहुत डेप्थ में करा रहा हूँ, अच्छे से समझ लो। तो पी आइडियल जो होगा दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर। तो पी आइडियल में तो पी आइडियल आएगा पी ऑब्जर्व प्लस पी, और ये जो पी है ना, ये होगा, ये फोर्सेस कितना प्रेशर लगा रही है ना, फोर्सेस कितनी खींच रही है पीछे। तो ये जो पी होता है ना बच्चे, ये इंडिविजुअली इक्वल होता है ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, ठीक है, वेयर एन डिपेंड्स अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ए इज अ वंडरवॉल, सॉरी ए इज अ वंडरवॉल कांस्टेंट व्हिच डिपेंड्स अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। ये मैं आपको बाद में दोबारा लिखवा दूंगा। तो हमारे पास प्रेशर क्या आ गया टोटल, पी आइडियल इक्वल्स टू पी ऑब्जर्व प्लस ए एन स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैं अगले अगले पेज पे चलता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इसको रब कर देते हैं। तो हमारे पास पी आइडियल आ चुका है, दैट इज इक्वल्स टू पी प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, ठीक है। अब आते हैं वॉल्यूम को करेक्ट करते हैं। आइडियल किनेटिक गैस इक्वेशन कहती, पहली assumption तो ये थी ना उसकी गलत, की वो कहता कि फोर्सेस 0 होती है, जो कि वैसा नहीं था, फोर्सेस होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास वॉल्यूम में क्या करेक्शन आएगी, देखो जैसे मान लो इस बीकर में वॉल्यूम है, तो किनेटिक गैस इक्वेशन कहती कि इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स है ना, उनका वॉल्यूम एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर नेग्लिजिबल होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो वॉल्यूम अगर मैं उनको पैक कर दूं, सबको वॉल्यूम को एक साथ इकट्ठा कर दूं, तो थोड़ी सी जगह तो वो ले ही लेंगे। तो वॉल्यूम को करेक्ट करके आता है बच्चे V माइनस एन बी, करेक्टेड वॉल्यूम, ठीक है, एन बी वेयर बी डिपेंड्स ऑन मॉलिक्यूलर साइज, वंडरवॉल कांस्टेंट है, ये मैं दोबारा कराऊंगा। तुम्हारे पास जो इक्वेशन है वो आ गई P प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर V माइनस एन बी इक्वल्स टू एन आर टी, ठीक है बच्चे। तो ये आपकी इक्वेशन है,
इसको लिख लो जल्दी जल्दी, हरी अप। मैं रब करता हूँ, हमारे पास इक्वेशन आ गई, p प्लस ए एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे ए जो होता है डिपेंड्स अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और बी किस पे डिपेंड करेगा, मॉलिक्यूलर साइज पे। ठीक है, और इसके बाद एक क्वेश्चन आता है इसके यूनिट्स का, इनके यूनिट का क्वेश्चन आता है। देखो पी, मेरे को यूनिट्स निकाल के दो ए और बी के जल्दी। मेरे को लगता है पेपर मेरा है, करो जी, ए और बी के यूनिट्स निकाल दो फटाफट। देखो इधर देखो, रहने दो। प्रेशर में प्रेशर ऐड होता है, तो ए एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर के यूनिट होंगे प्रेशर वाले, यानी कि एटमॉस्फेयर। तो ए क्या आ गया, एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा लीटर स्क्वायर, मोल्स नीचे आ जाएंगे, ऊपर आके -2, तो ये आ जाएंगे ए के यूनिट। ठीक है, बी एन बी इक्वल्स टू लीटर, वॉल्यूम में वॉल्यूम ऐड होता है, तो बी के यूनिट क्या आ गए, लीटर मोल इनवर्स। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलो बच्चे आगे। यस सर। ठीक है, गुड बच्चे। अब इसके ना केसेस आते हैं, थोड़ा सा इसका क्रिटिकल फिनोमिना भी है, अगले वाला टॉपिक वो आपको पढ़ना है। समझ नहीं आएगा मैं कराऊंगा, लेकिन करो तो सही। वैसे रिवाइज सारा पूरा चैप्टर थॉरोली पूरा चैप्टर करा दिया। देखो आगे, अब इसमें आपको पता है रियल गैस आइडियल बिहेव कब करती है, एट हाई टेम्परेचर एंड लो लो प्रेशर। प्रेशर। ठीक है, जब मैं लो प्रेशर कर दूंगा तो ये वॉल्यूम निगलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जब मैं टेम्परेचर हाई कर दूंगा तो ए निगलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फोर्सेस जो है पार्टिकल्स में ऑलमोस्ट जीरो हो जाएंगी। तो आप देखोगे तो पीवी इक्वल टू एनआरटी आ जाएगा, है समझ। ठीक है बच्चे, 2 मिनट का टॉपिक और है, मैं आपको दोबारा लिंक भेज रहा हूँ। ठीक है।